आज हम क्लासिक उर्दू फोक टेल में जो कहानी सुनेंगे इसका नाम है अंजू मंजू और पहाड़ी बकरा। रोशनियों के शहर कराची से 80 किलोमीटर दूर बाएं हाथ मुड़ते ही कीरथर पार्क शुरू हो जाता है। वहाँ मौला बख्श नामी एक मेहनती, ईमानदार और भला इंसान रहता था। बहुत दूर जाकर चार्ट सेंटर आता था जहाँ मौला बख्श काम करता था। और काम भी कैसा, वो पार्क में सारा दिन सफाई करता और पानी का छिड़काव करता था। जून के महीने में जब लू चलती और दोपहर में मौला बख्श ज़मीन पर पहली बार छिड़काव करता तो सारी मिट्टी से सन सन की आवाज़ आती और गर्म भाप उठती थी। मौला बख्श खुश था कि उसके भाई, जिसकी ज़मीन ज़िला दादों में थी, उसने हब के ख़ानदान में शादी की थी। हब की ज़मीन से बलूचिस्तान शुरू होता है। मौला बख्श का घर सिंध और बलूचिस्तान के बीचों बीच पड़ता था। इसके घर, इसके भाई और इसके बच्चे आते जाते रहते थे। मौला बख्श के दो बेटे अंजू और मंजू सेहतमंद और ज़हीन थे। अंजू और मंजू की उम्र में तकरीबन साल भर का फ़र्क था। अंजू बड़ा और मंजू छोटा था। दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। दोनों ऊपर तले के भाई थे। कीरथर के पार्क के इलाके में कैसा मदरसा और कहाँ का स्कूल। दूर दूर तक फैली सख्त ज़मीन, पथरीली और कांटों से भरी झाड़ियाँ। मौला बख्श इतना कमा लेता था कि उसके बीवी बच्चे पेट भरकर रोटी खा लेते थे और रहने के लिए कच्ची पक्की हालत में क्वार्टर था। अंजू मंजू अपने दोस्तों के साथ कुश्ती, पिट्ठू गरम, धूप छाँव, डाक, किस की डाक, पंजू और गिट्टे खेला करते थे। वहाँ सारा दिन आग जैसी गर्मी रहती थी, मगर सूरज के छुपते ही ठंडी हवा चलने लगती। अंजू मंजू की एक पहाड़ी बकरे से बड़ी दोस्ती थी। वो पहाड़ी बकरा भी उनका दोस्त बन गया था। अंजू मंजू दौड़कर उसके पास जाते, मगर वो हमेशा पहाड़ी की चोटी या किसी चट्टान पर खड़ा रहता था। वो हर एक से घबराता था, मगर अंजू मंजू को देखता तो सर हिलाता और आवाज़ें निकालता था। मंजू कभी उसकी तरफ रोटी फेंक दिया करता। देखो भाई, है तो अजीब सी बात, मगर ये पहाड़ी बकरा दोनों लड़कों का गहरा दोस्त बनता चला गया। एक दिन क्या हुआ, सुबह 4 बजे का वक्त था कि अचानक रेत का तूफान आया। मौला बख्श अपनी बाल्टी उठाई अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। ज़रा की ज़रा देर में हर तरफ अंधेरा हो गया। वो तेज़ चलने लगा, मगर एक बहुत पुराना बड़ा दरख्त टूटकर धड़ से मौला बख्श पर गिर गया। वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा। उसकी टांगों से खून निकलने लगा। वो चिल्लाया, हाय मेरी टांगें, हाय मेरी टांगें। दोनों लड़के अंजू मंजू सो रहे थे। वो जब तूफ़ान की आवाज़ से उठे तो अपने बाबा को ना पाकर आवाज़ें देते हुए दौड़े। उनकी आंखों और कानों में रेत भर गई। उनको कुछ ना सूझता था। अंजू और मंजू वापस आ गए। घंटा भर बाद तूफ़ान थमा और एक आदमी ने खबर दी कि तुम्हारा बाप मौला बख्श ज़ख्मी हो गया है, उसको उठा लाओ। अंजू और मंजू दोनों छोटे लड़के थे। वो कैसे अपने बाबा को उठा कर लाते। वो दोनों रोते हुए पड़ोसी चौकीदार के पास गए। फिर वो तीनों मुंह पर कपड़ा बांधकर आंधी में मौला बख्श को उठाकर ले आए। पिछले 3 साल से कीरथर के सहरा में बारिश नहीं हुई थी। आज के दिन खूब पानी बरसा। मौला बख्श की टांगों की हड्डियां बुरी तरह टूट गई थी। चौकीदार ने चादर फाड़कर पट्टियां लपेट दी और गर्म गुड़ की चाय बनाकर पिलाई। मौला बख्श कई दिन बुखार में पड़ा रहा और दर्द से कराहता रहा। वो घिसट घिसट कर पानी के मटके तक पहुंच जाता और फिर क्वार्टर के कुछ काम करने लगा। लड़के तंदूर से रोटी ले आते। मौला बख्श की टांगें सूख गईं और महीने भर बाद जुड़ी भी तो टेढ़ी जुड़ गईं। घर में जमा पैसे ख़त्म हो गए। मौला बख्श चलने फिरने से माजूर हो गया था। भाई मंजू, देखो तो सही, अब रूखी रोटी के बजाय हमें खाने को पके हुए मीठे चावल मिल जाते हैं। अंजू ने भाई से कहा और ख़ुद सोच में पड़ गया। इस तरह साल गुजर गया। सैर करने आने वाले अमीर लोग अंजू और मंजू को कपड़ों का जोड़ा भी देने लगे थे। पार्क के ऑफिसर की बेगम ने तरस खाकर सूती लिहाफ भिजवा दी। अंजू मंजू रात को लेटे लेटे बातें करते थे कि हमारा बाबा कितना अच्छा है, मगर अब इसकी टांगें टूट गई हैं। देखो भाई, इसके माजूर होने से हमें कितनी अच्छी चीज़ें जैसे लाल शक्कर, घी और रोटी खाने को मिलती है। हम ये तो पहले कभी चख न सकते थे। दोनों भोले भाले भाइयों को खैरात मिलने की वजह समझ में न आती थी। मौला बख्श रोज़ाना अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करता कि अल्लाह ताला मेरे लड़कों को सेहतमंद रख, लंबी उम्र दे और वो हमेशा मेहनत से कमा कर खाएं। अंजू और मंजू रोज़ ही सुबह उसकी ये दुआ सुना करते थे। वो दोनों बड़े होते जा रहे थे। चौकीदार ने मशवरा दिया कि लकड़ियों की टाल पर नौकरी कर लो। अंजू और मंजू की माँ ने कई बार कहा, मेरे लाल जाओ तो सही, लकड़ी की टाल पर पहले छोटी मोटी मजदूरी करो, फिर आदत हो जाएगी। जाओ मेरे बच्चों, जाओ। अंजू मंजू चंद दिन तो लकड़ी की टाल पर जाते रहे, फिर जाना छोड़ दिया। अब अंजू का कद खासा बढ़ गया था। अंजू और मंजू एक लिहाफ में सोते थे और लिहाफ छोटा हो गया था। सोते में कभी अंजू खुल जाता था, कभी मंजू। मौला बख्श के घर कभी कोई खाना ना भेजे तो भूख के मारे अंजू और मंजू के पेट में बल पड़ जाते।
بابا نے کئی بار گھر کی ایک آدھ چیز بھی بیچ دی۔ انجو منجو کو کبھی کبھی شرم بھی آتی تھی کہ ہم بھیک پر زندہ ہیں۔ انجو منجو کی پہاڑی بکرے سے دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہاڑی بکرا ان سے کھیلتا اور اچھلتا کودتا تھا۔ کیٹ تھر میں وہ اور اس کے دوست صحرا اور پتھریلے میدان میں کھانے کی چیزیں تلاش کرتے پھرتے تھے۔ ایک دن انجو منجو اپنے دوست کے ساتھ بڑی دور نکل گئے۔ انجو خوب جانتا تھا کہ سندھ کا یہ پہاڑی بکرا بلندی کا جانور ہے، اور وہ خوددار ایسا ہے کہ کئی دن بھوکا رہے مگر مردار جانور نہیں کھاتا، اور ترائی میں چارہ ہو بھی تو نیچے بہت کم ہی اترتا ہے۔ کیٹ تھر میں بارش کی کمی، کنویں پانی سے خالی اور زمین و آسمان آگ کی طرح گرم تھے، اور عام طور پر پہاڑی بکرے اگر کہیں معمولی سا سبزہ دیکھتے تو مل کر چڑھنے جاتے، اور دو بکرے ذرا بلندی پر کھڑے ہو کے رکھوالی کرتے تھے۔ اگر کوئی شکاری اس طرف آ رہا ہوتا یا کوئی خطرہ ہوتا تو رکھوالی والے بکرے منہ سے زور سے آوازیں نکالتے اور باقی سارے بکرے وہاں سے فوراً بھاگ جاتے تھے۔ انجو منجو کا دوست پہاڑی بکرا 3-4 دن سے خلاف عادت بجائے اپنے گروہ کے اکیلا چارے کی تلاش میں گھومتا پھر رہا تھا۔ سورج 48 درجے پر، سخت چٹانیں اور ہر طرف ریت۔ وہ مردار جانور بھی نہیں کھاتا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ چلے جا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انجو منجو کا دوست پہاڑی بکرا اچانک گم ہو گیا۔ کسی نے بتایا کہ وہ اونچے ٹیلے پہ مرا پڑا ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ انجو منجو اپنے پیارے دوست کے مرنے میں روئے بہت، مگر انہوں نے اچانک اپنا ہر طریقہ بدل لیا، اپنی ساری عادتیں تبدیل کر لیں۔ انجو نے اپنے بابا سے کہا کہ کوئی مانگے کی چیز ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ منجو نے بابا کا بھیک کا کٹورا توڑ کر پھینک دیا اور دروازے پہ کھڑے ہو کے چلا کر کہا کہ کوئی ہمارے گھر کھانے دینے نہ آئے۔ انجو چارٹ سینٹر جا کر سب سے کہہ آیا کہ ہم خود کام کر کے روزی کما رہے ہیں، ہمیں صدقے خیرات نہ بھیجا کرو۔ انجو منجو نے شروع میں تو یہ کیا کہ میلوں پیدل چل کے ایک مکتب تک جاتے اور ناظرہ قرآن سادے معنوں کے ساتھ پڑھتے، پھر واپسی پر پوسٹ ماسٹر کے گھر جا کر اس کے برتن دھوتے اور صفائی کا کام کرتے۔ اس طرح سے وہ کچھ رقم کمانے لگے۔ دونوں نے پرائمری اسکول میں 3ری جماعت تک پڑھا اور خط لکھنا، حساب کرنا اور تھوڑا سا اخبار پڑھنا سیکھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوسٹ ماسٹر کے گھر کا کام چھوڑ کر لکڑی کی ٹال پہ نوکری کر لی۔ انجو منجو کے بابا کی ٹانگیں تو ٹھیک نہ ہو سکیں مگر وہ بیساکھی کی مدد سے چلتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور شام کو کیکر کی چھاؤں میں چرپائی پر بیٹھ کر حقہ پیتا تھا۔ بالآخر کچھ ہی دنوں میں انجو منجو کے دن پھر گئے، خوشیاں ملی، تندرستی ملی اور سب سے بڑھ کر یہ محنت کی زندگی ملی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی زندگی دے۔ ہمیں اس کہانی سے بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ محنت اور خودداری کامیابی کی کنجی ہے۔ بھیک پر گزارا کرنے کے بجائے محنت سے روزی کمانا بہتر ہے۔ مشکل حالات ہمیں مضبوط اور خود مختار بناتے ہیں۔ جو مشکلات کا سامنا کرتا ہے وہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔